दोस्त दुश्मन से वाकिफ हो जाता है। और जो समाज जिनके कंधों पे इस देश के हर कमजोर, गरीब, मजलूम के हक अधिकार बचाने की लड़ाई है, उसको तो और ज्यादा प्यार पैदा करना चाहिए। ये लड़ाई आज इस देश में संविधान को बचाने के आगे करोड़ों की आ गई है। पिछले 70 सालों में जो महापुरुषों के संघर्ष से अर्जित हुआ था, ये सरकार एक एक करके उस सारे अधिकारों को लूट रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सब लोग मेरे साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोहराने का काम करें, क्योंकि आज हम जैसे पावन दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात जो है आप सबके बीच में रखूंगा और अपने अपने हाथ ऐसे कर ले सामने, जैसे हम संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। मेरे साथ साथ दोहराना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतवार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे। संविधान विरोधी ताकतों को निस्तानाबूद कर देंगे। हर एक कमजोर, गरीब, महिला, पुरुष सभी के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा और सशक्त जीवन देंगे और माओ के आंसू पूछने का काम करेंगे। बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे। पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपनी जगह बैठ जाओ, फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को मजबूत करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और ये संकल्प लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों से जो संविधान मिला है उसकी सुरक्षा करने का काम आप लोग करोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। कहा गया है, न हम सफर से न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इस देश में आजादी से पहले हमें जुल्म जाति के साथ तमाम तरह के अधिकारों के बिना अपने जीवन को जीना पड़ता था। फिर महापुरुषों के संघर्ष से इस देश में संविधान आया और संविधान ने सुनिश्चित किया कि हर एक व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, हर व्यक्ति को अपनी तरक्की करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, हर बहन बेटी को पढ़ने लिखने का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलेगा। किसान मजदूरों को भी वही सम्मान मिलेगा
जो अमीर जादव को मिलता है, बड़े बड़े व्यापारियों को मिलता है, बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिलता है। लेकिन विडंबना ऐसी रही कि 6 साल के बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद उनके सपनों को 15-14 साल तक उन्हें पिंजरों में रहना पड़ा। जिन सपनों को बाबा साहब देख के गए थे वो पिंजरों में बंद हो गए। फिर एक महापुरुष जो पंजाब में जन्मे और डीआरडीओ में, पुणे में साइंटिस्ट का काम करते थे, साइंटिस्ट की नौकरी करते थे, उन्होंने एक रात में मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब की एक किताब पढ़ी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने नौकरी को लात मार दी और कहा कि बाबा साहब ने तो हमें देश में राजा महाराजा हुक्मरान बनने के लिए वोट की ताकत दी थी। नौकर चाहे क्लास 1 का हो या क्लास 4 का, नौकर नौकर होता है। मैं इस देश में किसी का नौकर बन के नहीं जाऊंगा। मैं इस देश में खुद भी और अपने कमजोर हकवंशी समाज को भी राज करा के रहूंगा। इस विचार के साथ, इस संकल्प के साथ वो नौकरी छोड़कर निकल गए और अपने जीवन में उनके अथक प्रयास से, उनके संघर्षों से, उनके बलिदान से आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, जिसने आपके सबके सहयोग से सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में भीम आर्मी और आपके समाज का, आपके हक अधिकारों का डंका बजाने का काम किया। ये अगर संभव हो पाया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष, भारतीय संविधान और मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष से मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। आप ये जानते हैं कि भारत में जब राजतंत्र था तो हथियारों से, तलवार, भाले, बंदूकों से राज बदले जाते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस हथियार को बदल के वोट के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसको बदलने की ताकत हमारे अंगूठे में दे दी। हम भी अगर चाहें तो राजकाज में हिस्सेदार बन सकते हैं। हम भी अगर चाहें तो अपने बीच के लोगों को ताकतवर बना के अपनी आवाज उठाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। हम भी अगर चाहें तो गरीबों, बेसहारा, किसानों, मजदूरों की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। आज हालात ये है कि आमदनी तो नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। 350 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का मिल रहा है। 40-42 रुपए का मिलने वाला पेट्रोल 96-98 रुपए का मिल रहा है। जो सामान 20 रुपए का आता था दवाई, वो 100 रुपए की हो गई और मजदूर को न्यूनतम वेतन भी 300-350-400 रुपए मिल रहा है। सच ये है एक दिन का खर्चा इतना बैठता है जितने पैसे एक परिवार कमाता है। इस देश में क्योंकि जाति के आधार पे सम्मान मिलता है तो किसान, कमेरे, नौजवान जो 85% लोग हैं उनको आज भी इस देश में सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान तो छोड़िए, सच तो ये है कि उनको अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा और अच्छा सर ढकने के लिए छत भी अभी तक नहीं मिल पाया है। समाज को अगर स्थिति के रूप में आप देखोगे तो उदाहरण के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपना गांव ही देखना कि गांव में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास 4 पहियों की गाड़ी पहुंच गई है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 पहियों गाड़ी पहुंची है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से ज्यादा है महीने की, और कितने परिवार ऐसे हैं जिनके अगर लोग मेहनत मजदूरी ना करें तो उनको रोटी भी ना मिले। सच तो ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें बाबा साहब ने राज करने के लिए वोट दी थी लेकिन इस वोट से भी हम राज नहीं लेके आ पाए। कुछ ना कुछ हमने भी लापरवाही की है और दुश्मन भी बड़ा सतर्क है। जब बाबा साहब वोट का अधिकार लेके आए तो दुश्मन ताकतवर था, उसने बैठ के चर्चा की कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। लंबे समय हमारा वोट बिकता रहा क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण हमें पैसा अच्छा लगता था, हमें पावर अच्छी नहीं लगती थी। हमें ये भी समझ नहीं थी कि जिनके पास पावर होती है पैसा तो उनके पैरों की धूल होती है। लंबे समय तक ये चलता रहा। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने इसको बंद कराया। उन्होंने नारा दिया कि वोट की रक्षा बहन बेटियों की रक्षा की तरह करनी, वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे हम बहन बेटी का सम्मान करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा वोट को फेंकते नहीं है, वोट को बेचते नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपते हैं। जैसे हम अपनी बहन बेटी का रिश्ता करते हैं, अच्छे से अच्छा घर परिवार देखते हैं, ये देखते हैं उसमें कोई ऐप और कोई इस तरह की परेशानी तो नहीं, वो रोजगार करता नहीं करता, ये सब देख के हम अपनी बिटिया का, बहन का रिश्ता सौंपते हैं। इसी तरह से हमें अपने वोट को भी जिम्मेदार आदमी को सौंपना चाहिए। समाज समझ गया और वोट की बिक्री बंद हुई, हमारा राज भी आया। लेकिन 2006 में उनके जाने के बाद फिर राज से हम लोग बाहर हो गए। जो कौम समझदार कौम होती है
वो ज्यादा दिन राज से वंचित नहीं रहते, क्योंकि लोकतंत्र में जिनके पास राज होता है उन्हीं के पास अधिकार होते हैं, उन्हीं का सम्मान होता है, उन्हीं के बच्चे नौकरी करते हैं, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलता है, उन्हीं को लोन मिलता है, उन्हीं के अच्छे मकान बनते हैं, उनकी माओ बहनों का सम्मान होता है, उन्हीं के घर में अच्छा खाना पीना और सुख सुविधाएं आती है। आज जब मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे भाइयों यहाँ बैठ जाओ, तो आपको शायद ये लगा हो कि जमीन पे बैठ के क्या करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि जमीन पे बैठने का अधिकार भी हमें नहीं था। ये जमीन पे बैठने का अधिकार भी हमें दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी करके दिया, अपने खून पसीने की मेहनत से दिया। आज उनके औलादों को, जिनको इस देश में राज करना था, किसान मेरे को, जिनको कुर्सी पे बैठना था, आज भी इस देश में मजबूर मजलूम होकर वो अपना जीवन जी रहे हैं। जब मैं इनको देखता हूं तो मेरे दिल में बड़ी तड़प उठती है कि भाई अब तो 75 साल बाद हमारे हालात बदलने चाहिए थे। सच तो ये है अभी भी बहुत सारे मकानों पर प्लास्टर नहीं हुआ होगा, अभी भी सच ये है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर परिवार के लोगों ने कभी अच्छे से ट्रेन में सफर भी नहीं किया होगा, कभी प्लेन भी नहीं देखा होगा। सच तो ये है कि मनरेगा में भी 100 दिन काम ना मिलके 20-20-30 दिन काम मिल रहा है और उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है। सच तो ये है कि आदमी 365 दिन खर्च उठाता है घर चलाने में, लेकिन मेहनत मजदूरों को नहीं मिल रही है। जब इस देश में एक कर्मचारी को 1200 रुपए वेतन मिल सकता है तो एक मजदूर को भी 1000-1200 रुपए वेतन मिल सकता है। ये तय करना सरकार का काम है कि न्यूनतम वेतन होना चाहिए और न्यूनतम वेतन इस खर्चे पर डिपेंड होना चाहिए कि एक परिवार का दिन भर का जो खर्चा है उस परिवार के कमाने वाले का वेतन उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब सरकार जिनकी है वो पैसे वालों की सरकार है, उनके लिए गरीबों का कोई मोल ही नहीं है। अब आप महसूस करो, जहां विधवा पेंशन मिलती है, जहां वृद्धा पेंशन मिलती है, जहां विकलांग पेंशन मिलती है, लेकिन मिलती उनको है जिनके लोग कुर्सी पे बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग महिलाएं होंगी जिनको वृद्धा पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा होगा, जिनको विधवा पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा होगा, जिनको विकलांग पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा होगा। और पेंशन क्या मिलती है? 500 रुपए महीना। अब आप महसूस करके देखो, सर्दी आने पे 500 रुपए का आज के समय महंगाई में तोल आता है, तो एक 500 रुपए से क्या घर का रोजगार चल सकता है? जब आप कर्मचारियों को बराबर की पेंशन देते हो तो महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी कम से कम 5000 रुपए महीना की पेंशन मिलनी चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कम से कम रोजगार भत्ता मिलना चाहिए। जब तक उनको नौकरी ना मिले तब तक उनकी देखरेख होनी चाहिए। उनके लिए पढ़ाई इतनी आसान कम खर्चे पे होनी चाहिए कि एक गरीब आदमी को अपना मकान ना बेचना पड़े, अपना घर ना बेचना पड़े, अपनी जमीन ना बेचनी पड़े, कर्ज ना लेना पड़े साहूकार से, उनका बेटा भी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के हम लोग कोई तरक्की नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आप महसूस करो, अमीरों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं जिनमें गरीब लोग घुस भी नहीं सकते, और अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं जहां अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, वहां गरीबों के बच्चे घुस भी नहीं सकते। आने वाला कल ऐसा होगा, ना स्कूल बचेगा, ना कॉलेज बनेगा, ना हॉस्पिटल बचेगा। हम लोग इस देश में ताकतवरों के गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि हम इससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे। अभी जब मैं तो जिन भाइयों ने गले में ढोल डाल रखा था, इनका एक छोटा सा बच्चा भी ढोल बजा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसको रोका कि तू भी तो हमारा खून है, तेरे गले में ढोल देख के मेरी आत्मा को भी तकलीफ हो रही है कि मेरे भाई तेरे नसीब में तो बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई के जरिए डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने की काबिलियत पैदा करके गए थे। तेरे गले में अगर ढोल है तो ये मेरी कमी है, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं कि तेरे गले में से ढोल निकाल के तेरे हाथ में किताब देके तुझे पढ़ने का काम दे सकूं, तुझे पढ़ने की ताकत दे सकूं। तो मैं अपने अंदर कमी महसूस करता हूं, आपके अंदर कमी नहीं महसूस करता। मैं किसी नेता को भी बुरा नहीं कहता, मैं ये मानता हूं जो समाज समझदार होता है वो वक्त के साथ बदलता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस पेड़ को हम लगाते हैं और जब वो पेड़ ताकतवर हो जाता है वो हमें फल और छांव देता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसका कोई रास्ता ऐसा नहीं बचता कि वो दोबारा फल देने लग जाए, दोबारा छांव देने लग जाए। समाज को तत्काल एक और पेड़ लगाने देना चाहिए। हो सकता है 5-4 साल में आपका दूसरा पेड़ ताकतवर हो जाए, आपको फल भी दे, आपको छांव भी दे, आपके लिए हक अधिकार की लड़ाई भी लड़े, आपका संरक्षण भी करे। जिन नेताओं ने आपसे दूरी बना ली, जिनको आपने वोट दिया, 5 साल आके उन्होंने आपकी तरफ भी नहीं देखा, आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपकी लड़ाई असल में इस समय में कौन लड़ सकता है। तो मैं तो लड़ ही रहा हूं। मैं आज इस बहाने आपके गांव में भी आ गया। सच ये भी है
कि मेरा गला भी पड़ गया बोलते बोलते, क्योंकि समाज का ये लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 1853 बूथ है, और हर व्यक्ति चाहता है कि भाई कम से कम मेरे गांव में जाके 2 बात रखे। भाई मैं 2 बात रख के क्या कर लूंगा, मेरा काम तो आपको समझाना है, तो मैं तो समझा के तैयार कर रहा हूं कि इस देश में एक व्यक्ति का हाथ ऐसे है उसको मांगने वाला कहते हैं, और एक आदमी का हाथ ऐसे उसको देने वाला कहते हैं। जिसका हाथ ऐसे है उसको भिखारी कहते हैं, और जिसका हाथ ऐसे है उसको दाता कहते हैं। बाबा साहब तो हमारा हाथ ऐसे करके गए थे, हमारा हाथ ऐसे ही रहा। कब तक हम इस देश में मांगने वाले बने रहेंगे, कब तक हम इस देश में टुकड़ों में बोलते रहेंगे। इस देश में हम भी राजकाज लेकर देने वाले बन सकते हैं। आप अपने घरों में जाके देखो, मैं तो गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे, बाद में हेडमास्टर रिटायर हुए। आप ये जानते हैं हेडमास्टर को कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 2004 में वो रिटायर हो गए। मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा कि अपने लिए तो हर कोई जी सकता है, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जी सकते हैं। जो समाज के लिए जिए उसी को लोग याद रखते हैं। मौत तो एक दिन आनी है, तो मौत की चिंता नहीं कर सकते हैं। अगर अपने लोगों के लिए कुछ कर गए तो इस दुनिया में अमर हो जाएंगे। मैं तो ये भी मानता हूं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती है। इसलिए हमने तय किया है इन गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। जानते हो, जब भी मैं लड़ने जाता हूं, किसी बहन के का अपमान हो, किसी के पति की हत्या हो, किसी के बेटे की हत्या हो, किसी को मूछे रखने मारा जाए, किसी को मटके छूने मारा जाए, किसी को घोड़ी पे बैठने मारा जाए, मैं हर जगह जाके जान की बाजी लगा के उसका विश्वास बढ़ाता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बिटिया, अपने आप को अकेला मत समझना, चंद्रशेखर आजाद तेरे साथ खड़ा है। और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जो लोग सत्ता में बैठ के सोचते हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जब वो जेल जाते हैं तो झूठे मुकदमे करवाते हैं ताकत के दम पे। कभी कभी मुझे जेल जाना पड़ता है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी। मैंने दिल्ली की तिहाड़ 2-2 बार काटी। उसके बावजूद भी जब मैं इन पर नहीं रुका तो 4-4 गोली चला दी। एक गोली मेरी पीठ चीर के निकल गई, लेकिन मेरे भाइयों बहनों का, मेरी माओ का और सतगुरु रविदास जी महाराज का, बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा आशीर्वाद मेरे साथ है कि अभी मैं इनके बस का मरना नहीं, मानना नहीं हूँ। अभी मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मुझे जो जिंदगी दी है कई बार मौत के करीब से निकाल के वो इसलिए दी है, जिनकी कल जयंती है सतगुरु रविदास जी महाराज ने, इसलिए क्योंकि अभी आपकी जिंदगी में सवेरा आना बाकी है। कब तक हम इस देश में गरीबी बेबसी के साथ जीते रहेंगे? भाई जो टैक्स का पैसा हम जमा करते हैं उसी सरकार करती है। वो सरकार पूंजीपतियों के 10-10 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है, आपका बिजली का बिल भी माफ नहीं कर सकती। आप ये महसूस करो, जब अमीरों का, अधिकारियों का, नेताओं का बिजली का बिल माफ हो सकता है, उनके बच्चों को उनको अच्छा इलाज मिल सकता है, तो गरीबों को क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन ये होगा तभी जब राजकाज आपके पास होगा, और राजकाज लोकतंत्र में वोट की शक्ति से बनता है। अगर आप ठान लो, जैसा कि ओमपाल जी ने कहा कि भाई ये गांव वो गांव है, अगर ये नकल जट के लोग ठान ले और ये मन में पैदा कर ले कि भाई हमें अपने आदमी को ताकत देनी है, तो आधी लोकसभा तो यही तैयार कर देते हैं। मुझसे ये बता दो कि कौन सी ऐसी लड़ाई बची है जिसको लड़के मैं ये विश्वास पैदा कर दूं कि मैं आपका खरा हूं। अगर कोई ऐसी लड़ाई बाकी हो तो मुझे बता दो, और अगर नहीं बाकी है तो इस बार इस लड़ाई मेरा साथ दे दो कि जो मैं करना चाहता हूं, जिन अंगारों को दिल में लेकर बैठा हूं, उनको जमीन पर उतार के आपके घरों में सुख शांति का जीवन लाने के लिए, अपने भाइयों को रोजगार देने के लिए। अभी आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती का पेपर आया, आपके गांव में से कुछ बच्चों ने भरा होगा, भरा था क्या? किन किन ने भरा बताओ? तो आप ये देखो, पेपर आया बाद में, उत्तर आया पहले है। 48 लाख बच्चों ने 400-400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाले, और सरकार के लोगों ने पेपर लीक करा के आपके भविष्य पे चौपट मार दिया, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दी, और 200 करोड़ रुपए जेब में गिर के, कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है कि ना हिंग लगी ना फटकरी, और रुपया 200 करोड़, तो 200 करोड़ रुपए लेके सरकार बैठ गई और आप धक्के खा के अपने घर पे आके बैठ गए। आप ये सोचते हो भाजपा के लोग आपको नौकरी देंगे? जो लोग हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन न दे, हमारी बहन बेटी की हत्याओं पे एक शब्द न बोले, जो हमारी मूछें काटे, घोड़ी पे बैठने चढ़ने से रोके, जो हमें मटकी छूने पे हत्या करे, वो हमें कुर्सियां देंगे, तो भाई ये हमारी गलतफहमी हो सकती है। उनका बस चले हमसे सांस लेने का अधिकार छीन लें, उनका बस चले हमारे तन से कपड़े और हमारी खाल भी उतार लें। तो आपको भी तय करना है कि इस देश में गुलामी का जीवन जीना है या गुलामी की बेड़ियां काट के सुख शांति का जीवन जीना है। अगर आप ठान लोगे तो वो दिन दूर नहीं, 2 महीने की बात है कि एक ऐसा सूरज निकलेगा नगीना से जो पूरी दुनिया में दिखाई देगा, क्योंकि आपको सतगुरु रविदास जी महाराज को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जानने वाले लोग
इस विचार पर चलने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। मैं सभी लोगों के टच में हूं। हर एक आदमी ये कह रहा है चंद्रशेखर भाई देश बचा लो, चंद्रशेखर भाई देश बचा लो, चंद्रशेखर भाई संविधान बचा लो। अकेला चंद्रशेखर आजाद कैसे बचाए? अगर लाठी से बचाना होता तो मैं बचा लेता, मगर ये तो वोट से बचेगा। वोट आपके हाथ में। अगर मेरी वोट एक की जगह 1000 गिनी जाती तो शायद मैं 1000 एक की बार कितनी बार वोट देता, लेकिन ये तो एक ही गिनी जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस लोकतंत्र में अपने आप को गुलाम मत समझो। अपने लिए कुछ करके दिखाना चाहते हो, आने वाली नस्लों को सुख शांति का जीवन चाहते हो, अधिकार चाहते हो, तो फिर लड़ना सीखो यार। और लोकतंत्र में लड़ने के लिए लाठी की जरूरत नहीं है। बटन दबाओ, राज ले लो, बटन दबाओ, राज ले लो, बटन दबाओ, रोजगार ले लो, बटन दबाओ, नौकरी ले लो, बटन दबाओ, जमीन ले लो, बटन दबाओ, महंगाई के खत्म कर दो, बटन दबाओ, और स्वाभिमान सम्मान का जीवन ले लो, बटन दबाओ, बहन बेटियों पे होने वाला जुल्म बंद कर दो। तो मैं धन्यवाद दूंगा जसवीर सिंह जी का, सूरज सिंह जी का, अमित कुमार जी का, राजेंद्र कुमार जी का, सौरभ कुमार जी का, रोहित कुमार जी का, अंकित कुमार जी का, अवधेश कुमार जी का।